स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है। यह तब होती है जब आपके मस्तिष्क के हिस्से में जो पर्याप्त रक्त जो है वो प्रवाह नहीं होता है। और यह आमतौर पर क्या है कि जो मस्तिष्क में जो अवरुद्ध जो धमनी है उसके कारण बाधित हुए ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन के कारण या मस्तिष्क में रक्त धमनी फटने या नस फटने की वजह से हुए रक्तस्राव के कारण होता है। और ये जो ब्लड का जो है निरंतर जो आपूर्ति जो होता है उसके बिना जो है उस क्षेत्र में जो ब्रेन का जो सेल्स होता है वो ऑक्सीजन की कमी से मरने लग जाता है और यही जो है स्ट्रोक का रूप ले लेता है। तो इसी सब बातों का जानकारी के लिए डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं ये स्ट्रोक क्या होता है, किसके कारण होता है और डायबिटीज और स्ट्रोक जो है इस दोनों में किस तरह का कोरिलेशन है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा आपने बताया, स्ट्रोक जो कि एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, घातक बीमारी है, और ये आए दिन इसकी संख्या, इसकी इंसिडेंस, प्रिवेलेंस समाज में बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि इसमें जो स्मॉल वेसल्स है, जो आर्ट्रियोल्स है, जो कैपिलरीज है, उसका डैमेज हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। मैं एक बात को करेक्ट करना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि उन्होंने बताया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाना, स्ट्रेस, और लास्ट में जो डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ डिजीज़। और ये डायबिटीज़ जिसमें कि हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज्ड बीपी, ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी मैलिग्नेंट तरीके से बढ़ जाता है। और ये डायबिटीज़ जो कि स्मॉल जो कैपिलरीज है, जो इंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है, जो कैपिलरीज है उसकी जो वॉल्स हैं, इनर वॉल हैं, उनमें क्लॉटिंग फैक्टर की अबनॉर्मलिटी हो जाती है। कई तरह की परिवर्तन होती है स्मॉल वेसल्स में, और ये परिवर्तन अंततः ये देखा जाता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसमें ये स्ट्रोक कराता है। और ये स्ट्रोक दो तीन तरीके का हो सकता है, जिसमें कि मुख्यतः इस्कीमिक या हीमोरेजिक। इस्कीमिक जो कि बहुत ही कॉमन है, 87% केसों में डायबिटीज़ के पेशेंट में इस्कीमिक स्ट्रोक पाई जाती है, और बाकी का हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेज जो कि बहुत ही कॉमन है, ब्रेन हेमरेज, जो कि आम प्रचलन में बोला जाता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ये एक्चुअली क्या है? दिस इज ए स्ट्रोक कि जहाँ हेमरेज हुआ, जो नली टूट गई, उसके आगे का जो पार्ट है वो या तो पैरालिसिस हो जाएगा, या जिस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार था, वो अंग, जिस अंग में जो ब्लड सप्लाई जाना था, जो ब्रेक हो गया, वो जो ऑर्गेनली थी, जो सिस्टम थे, अगर ब्लड सप्लाई आँख को जा रहा था तो विजन लॉस होगा। अगर वो एमिगडाला और सेरेबेलम में जा रही थी तो चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो पोस्टीरियर पे पाइका, जो कि बहुत कॉमन सीटी स्कैन फाइंडिंग है, अगर वो डैमेज होता है तो मूवमेंट डिसऑर्डर होगा, जिससे पैरालिसिस भी बोला जाता है। सेंसेशन का भी लॉस हो सकता है, अगर थैलेमस हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर जो कॉलम है अगर उसे इन्वॉल्व करता है। तो अगर ये कभी कभी देखा जाता है डिसआर्टिकुलेशन, आर्थ्रिया या नंबनेस, जो कि बहुत ही कॉमन है, तो कई बार सुनाई देने में, दिखाई देने में दिक्कत होने लगती है। मेमोरी का लॉस होने लगता है, जो हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम होने लगती है। बहुत कन्फ्यूजन टाइप का स्टेट होता है। ये जो चीज़ें हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में, चूँकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, और ये HbA1c से भी पता चलता है, या रैंडम ब्लड शुगर से भी, और देखा जाता है कि इस तरह के पेशेंट में कानून और भी हो सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। और हम लोग यहाँ विशेष तौर से डायबिटीज़ की चर्चा करेंगे, और डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो ब्रेन में, जो कि हेमरेज या इस्कीमिक अटैक करा सकते हैं। इस्कीमिक अटैक में
होता है कि जो नली है, जो कैपिलरीज है, उसका डायमीटर कम होने लगता है और कभी कभी उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है, और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की एबनॉर्मलिटी के चलते डिस्टल टू दैट पार्ट सिम्टम्स अपीयर एंड वो देखा जाता है कि कई बार एंटीकोगुलेंट या जो अदर जो चीज़ें हैं जो कि पेशेंट को जो पतला करने की हिफेरिन जो दवा दी जाती है उसकी वजह से देखा गया है कि थिनर जिसे बोला जाता है कि ब्लड को थिन करना है। बहुत सारे पेशेंट को स्पोरिन वगैरह लिया करते हैं, हाइपर ब्लड, अगर हाई टेंशन का पेशेंट है तो उस चीज़ में हीमोरेजिक टाइप का फीचर आएगा। और सीटी स्कैन वगैरह अगर हम कराते हैं तो उसमें लैकुनर इन्फार्क्ट बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। सीटी स्कैन और एमआरआई से हम लोग जांच करा सकते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट को काफ़ी सावधानी बरतना है, उनको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना है। इसलिए नहीं कि वो जो डायबिटीज का जो मेनली है कि नहीं मुझे बार बार भूख लगती है या रात में हमको टॉयलेट जाना पड़ता है या एनर्जी लेवल कम है, नो, केवल इसलिए नहीं। आप अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं, जो कि बहुत ही घातक तरीके से समाज में फैलते जा रहा है। और इसमें बहुत सारा रिसर्च पेपर भी आ चुका है, और ये देखा गया है कि जो स्ट्रोक के रोगी हैं अगर वो डायबिटीज़ हैं, प्री डायबिटीज़ हैं, तो उनमें 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा प्रिवेलेंस है कंपेयर टू द नॉन डायबिटिक पेशेंट। इसलिए उन्हें ओमेगा फैटी एसिड, न्यूट्रिएंट्स या अपने जो लाइफ स्टाइल्स है या एक्सरसाइज, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, वेजिटेबल्स लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को कंट्रोल करके और डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, और स्ट्रोक की घटनाएं बहुत ही कम हो सकती है उस तरह के पेशेंट में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने अभी बताया कि ये रक्त का जो सेल्स है उसको ये डैमेज करता है, और एकदम बिल्कुल ही सही है। इन्फ्लामेटरी चेंज हो सकता है, फाइब्रोटिक चेंजेज हो सकता है, और ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार है स्ट्रोक के लिए। और अगर जो रिस्क फैक्टर, जो एक रिस्क फैक्टर जैसे कि अगर आपकी बॉडी वेट भी अगर ज़्यादा है, आप अगर ओबेज हैं तो आप में अगर इसकी संभावना बढ़ जाती है। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर लिपिड प्रोफाइल आपको चेक कराते हैं टीजी या बैड लिपिड जो बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ये ज़्यादा है एलडीएल, तो आप शिकार हो सकते हैं उस चीज़ की। अगर आपको हाइपरटेंशन है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अगर आपका ब्लड बीपी हमेशा 160/100 से ऊपर रहता है तो आपकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है और आपको स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट डिजीज आजकल एक टर्म बहुत ही कॉमन हो गया है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, TIA, जिसे मिनी स्ट्रोक भी बोला जाता है। और इसमें ये देखा गया है कि इंडिया में मिलियन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लाखों लोग को इस तरह का TIA का अटैक आता है, और कई बार उन्हें पता भी नहीं चलता है कि मुझे ऐसा हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी चीज़ हैं उससे आपको ध्यान देना है। और जब भी आपको लगे कन्फ्यूजनल स्टेट, सीवियर हेडेक, पेन का फीलिंग हो, मेमोरी लॉस क्रोनिकली अगर हो रहा हो, नंबनेस की फीलिंग आए, नोजिया अगर होने लगे, तो आपको समझना चाहिए आप अपने फिजिशियन के पास जा सकते हैं। और ये सिंपल मेडिसिन या एनाल्जेसिक से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, और इसमें मिस डायग्नोसिस होने से पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। और जो आपके अगर आपको लगता है कि नहीं लक्षण मेरा है, और अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो ये आने वाला टाइम में हो सकता है कि आपको संभलने का भी मौका ना दे, इवन इट कैन कॉज द डेथ। सो कैसे आपको लगता है, कैसे आप डायग्नोसिस करेंगे कि ये स्ट्रोक है या स्ट्रोक होने वाला है? इस तरह के पेशेंट में देखा गया है कि आपको हमेशा जो आपके केयर टेकर हैं, हेल्थ प्रोवाइडर है, उनके आपके मसल के पावर को, फेस को देखना होगा। आपको देखना होगा कि जो कुछ क्वेश्चंस है, आपकी थिंकिंग वगैरह जो है वो एडेक्वेट है या नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि नहीं है। CT स्कैन, MRI का जो हमने जिक्र किया था, वो हेल्थ प्रोवाइडर का ये काम होता है
इकोकार्डियोग्राम से हार्ट की पोजीशन जानी जा सकती है। नाउ आफ्टर डायग्नोसिस हाउ टू मैनेज, अगर ये पता चलता है कि नहीं आप एक डायबिटीज हैं और आपका स्ट्रोक होने की संभावना है या हो रहा है, तो कैसे इसे मैनेज करेंगे, स्ट्रोक्स को हाउ यू ट्राई टू मैनेज। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो ब्लड क्लॉट अगर बनने की संभावना या बन रही है तो उसे तोड़ने की, ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्लॉटिंग फैक्टर्स देखा गया है डायबिटिक पेशेंट में डिस्टर्ब हो जाता है और ये रिकरेंट टाइप का होने लगता है, इसलिए क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग जो फैक्टर्स है उसे देने की ज़रूरत है। सर्जरी अगर ज़रूरत पड़े, कैरोटिड स्टेंटिंग बहुत ही कॉमन है, स्टेंट लगाना होता है। कैरोटिड इंडायरेक्टोमी किया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन, कैसे इसे प्रिवेंट करेंगे। तो जैसा प्रत्येक बहुत सारे डिजीज के लिए होता है कि प्रिवेंट करने के लिए उसकी जो कॉज है या तो उससे हटाना होगा या उससे मॉडिफाई करना होगा, और जो रिस्क फैक्टर है उसे मॉडिफाई करना होगा। तो आपको बीच बीच में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराना है और ये देखना है कि शुगर लेवल 140 मिलीग्राम डेसीलीटर से नीचे रहे तो ये बेहतर है। ब्लड प्रेशर चेक कराना होगा, पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं है, अगर हाइपरटेंशन है नमक का इस्तेमाल कम करना होगा, सोडियम पोटेशियम का लेवल चेक कराना होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करानी होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करने से बहुत सारा चीज़ कंट्रोल रहता है। डाइट को मॉडिफाई करना होगा, साल्ट इंटेक कम करना होगा। अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहलिक है, तो उससे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, उसे काउंसलिंग करनी होगी। और देखना होगा कि इसका जो ये जो कारक है, जो कारण है, जो पेशेंट में जिस तरह की ये संख्या इसकी बढ़ती जा रही है, उस कारण को जितना जल्दी से जल्दी हो प्रिवेंट हटाने की ज़रूरत है। और देखा गया है कि अल्कोहलिक कंपेयर टू नॉन अल्कोहलिक, ये स्ट्रोक की जो इंसिडेंस है वो अल्कोहलिक में ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारे जो थ्योरीज हैं जिसमें बताया जाता है कि टाइप 1 और टाइप टू को भी, टाइप 2 जो डायबिटिक हैं उनमें देखा गया है कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रेजेंटेशन देता है। और सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर अगर है पेशेंट को, उसमें भी ये एसोसिएटेड हो सकता है, सेकेंडरी एसोसिएटेड हो सकता है। हार्ट का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी होनी चाहिए। और बहुत सारे लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, जो जामा है या जो इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें ऑलरेडी ये सिद्ध हो चुका है कि HbA1c जो उसकी कंट्रोल लेवल में होनी चाहिए, इसका 7 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से कम हो तो हम बहुत सारे पेशेंट हो उसको बचा सकते हैं, टाइमली इंटरवेंशन से उसे ठीक किया जा सकता है और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है। इसमें ये देखा गया है कि अगर आप कंट्रोल करते हैं डायबिटीज को तो जो आपके एंडोथेलियल वास्कुलर एंडोथेलियल जो फंक्शन है वो बेटर हो सकता है, फाइब्रोटिक चेंजेज नहीं आएगी अगर आप ड्रग लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इनो की ये वैसोडाइलेटर का काम करता है और डायबिटीज जैसे पेशेंट में देखा गया है कि एनो की या तो मात्रा कम हो जाती है या इसके लिए जो एंजाइम जिम्मेदार है वो इसको इनएक्टिवेट कर देता है। इससे क्या होता है कि वैसोडाइलेशन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन स्टेज में ही रहेगा और पेशेंट कभी कभी इस्कीमिक अटैक का शिकार हो सकता है। इस्कीमिया हुआ तो स्ट्रोक जाहिर सी बात है कि होगी। सी रिएक्टिव प्रोटीन साइटोकाइंस के लेवल को भी मॉनिटर करना होता है और ये मेडिएट करते हैं स्ट्रोक में। सो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर चंदन बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक जो कि समाज में बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, जिसको कि पहले तो ये पता नहीं चलता था, लेकिन आज जितने हमारे डायग्नोसिस सिस्टम एक से एक डायग्नोसिस सिस्टम आ चुका है, CT स्कैन, MRI, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्कैनिंग, इससे हम पता कर सकते हैं अर्ली स्टेज में कि पेशेंट डायबिटीज का शिकार अगर है तो हम टाइम टू टाइम स्कैनिंग कराएंगे और उसके लेवल को कंट्रोल करेंगे और तब उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और बहुत तरह के पिक्चर पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है आजकल। लैकुलर इन्फार्क्ट काफ़ी कॉमन टर्म है और ये दिखता है छोटे छोटे बिंदु जैसा वो दिखता है CT स्कैन में, और एक रेडियोलॉजिस्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं
ये CT स्कैन में पॉजिटिव फाइंडिंग है तो पेशेंट को संभल जाना चाहिए। और उस केस में जो सावधानी है, जैसा हमने बताया कि एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन, ओमेगा फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम का लेवल कंट्रोल करना, हाइपरटेंशन कंट्रोल करना, इस तरह की बातों को अगर ध्यान रखा जाए तो स्ट्रोक से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को, उससे होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। और एक काफ़ी जो यंग एज में जो कि डायबिटीज़ की, ओबेसिटी चूँकि कॉमन होते जा रहा है यंग एज में, बहुत सारे कंट्रीज में ये कोई जान महामारी का रूप लेते जा रहा है, मैं बोलना चाहूँगा। उस तरह के ओबेस पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का होना कोई रियर बात नहीं है, बहुत ही कॉमन है। और इसलिए हम लोगों को स्कैनिंग की सुविधा लेनी चाहिए। उसके बाद TPA, इकोस्पोरिन, बहुत एंटी कोलेस्ट्रॉल जो मेडिकेशन है, रोजुवास्टैटिन, स्टैटिन, कैन ले सकते हैं और इससे बचाया जा सकता है। और मेरा ये कहना है कि स्ट्रोक जरूरी नहीं है कि अपना सिम्टम दिखा ही दे, ये एक प्रोडर्मल फेज में भी हो सकता है। और ये क्लिनिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रोड्रोमल फेज है उसमें एक अर्ली इंटरवेंशन करके पेशेंट को बेहतर लाइफ स्टाइल दिया जाए और उसके इंसिडेंस को कम किया जाएगा। ठीक है, और कुछ बताना चाहें डॉक्टर चंदन इसमें तो आप प्रकाश डालें। सोसाइटी में जिस तरीके से डायबिटीज एक जानलेवा रूप लेता जा रहा है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अर्ली इंटरवेंशन हो तो शायद इसे बेटर किया जा सकता है। आप अगर इसमें कुछ 2 लाइन जोड़ें तो अच्छी बात है। थैंक यू। कैंप का स्ट्रोक आने पर जो है सबसे पहला क्या है, 4 चीज को जान लें फास्ट। तो ऐप से क्या होगा, फेस, यदि व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें और देखें कि व्यक्ति का क्या चेहरा किसी एक हिस्सा लटका हुआ है। दूसरा जो बताएं ए, तो ए का मतलब हो गया आर्म्स। तो उसमें क्या होगा कि जो बाजू है, जो व्यक्ति जो पेशेंट है उसका दोनों जो बाजू है उसको उठाने के लिए ऊपर की ओर कहें और देखें कि एक या दोनों हाथ जो है नीचे की ओर झुक रहा है या एक हाथ उठ पा रहा है या नहीं पा रहा है। तीसरा जो है एस है, तो एस टर्म्स जो उससे स्पीच का है। तो व्यक्ति को एक साधारण जो है जो सेंटेंस जो दोहराने के लिए कहेंगे और उसमें जो है यदि उसका स्पीच गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम नोटिस करेंगे। अब जो लास्ट है टी, तो टी का मतलब टाइम। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो तुरंत जो है आपातकालीन इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट के लिए जो है पेशेंट को भर्ती करवाएं। और आप इमरजेंसी जो है हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना जो है जो स्टॉक का जो है हर एक सेकंड जो है उसका कीमती होता है, तो इसलिए इसे वो इमरजेंसी समझे और तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। धन्यवाद। डॉक्टर चंदन आपने सही बताया। डायबिटीज जो है TIA तो कराता है, स्ट्रोक कराता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है। ये सब चूँकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक छोटा अटैक हो तो TIA बोल सकते हैं, मिनी स्ट्रोक बोल सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और ज़्यादा हो तो स्ट्रोक जिसमें कि पूरी बॉडी का पैरालिसिस हो सकता है। तो ये एक स्पेक्ट्रल टाइप का फिनोमेना है और इसके जड़ में हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया है। और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। वो उसकी इस तरह के किसी भी कॉज में, कन्फ्यूजनल स्टेट में, हेडक में, मेमोरी लॉस में, मूवमेंट डिसऑर्डर में, TIA में, हम लोगों को ये देखना है कि पेशेंट का शुगर लेवल कितना है। इसलिए आज जितने भी PSC है, इमरजेंसी है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि BP और शुगर, तो उस समय लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है, लेकिन अब फील होता है कि ये एकदम प्राइमरी टेस्ट है। पेशेंट इमरजेंसी में अगर आ रहा है तो उसे या तो नेबुलाइजेशन देना होता है
या बीपी, आईवी लाइन, ब्लड शुगर, जैसे आईवी लाइन लगा देते हैं, डायलोनाडेक्सोना देते हैं, टेटवैक देते हैं, जिस तरह से कॉमनली हम लोग देते हैं, उसी तरीके से ये एक प्रीलिमिनरी आइडिया दे देता है कि पेशेंट के अंडरलाइन में क्या चल रहा है। और ये अगर बीपी का हो सकता है पेशेंट, या डायबिटीज का पेशेंट हो सकता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 50% केस में या नियर टू 50% उसके कॉज में इमरजेंसी पेशेंट की अगर एडमिशन हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों जिम्मेदार होते हैं किसी न किसी रूप में। अगर आप रूट कॉज खोजिएगा तो आप बोलते हैं कि नहीं इंट्रासेलुलर हेमरेज है, लेग्रेन इन्फार्क्ट है, सीटी स्कैन में ही आया। जब उसके कॉज की ओर आप जाइएगा तो देखिएगा कि उसका या तो बीपी बढ़ा हुआ है, या उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो बेसिक चीज़ क्या हुई? मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी, इलेक्ट्रोलाइट। अगर उससे कंट्रोल कर दिया जाए तो इस तरह की चीज़ें परिलक्षित नहीं होगी, और अपने आप इमरजेंसी में जो पेशेंट है उसका आना कम हो जाएगा, अगर आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पॉइंट को उठाना चाह रहा हूँ। मैं अपने आज के जो मैंने जो बताया इसमें कई बार 4 से 5 बार इस बात को मैंने रिपीट किया। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर को, सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका हेल्थ बहुत ही कीमती है मेरे लिए, इसलिए हम उसके बारे में काफ़ी चिंतित हैं। और जो भी लोग 30 और 40 के बाद आज का जो लाइफ स्टाइल है उन्हें इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और जो मेरे हेल्थ प्रोवाइडर हैं, केयर टेकर हैं, जो किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, कहीं काम कर रहे हैं, अगर उनको कभी भी किसी तरह के इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो ये दोनों चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। कारण और भी हो सकता है लेकिन ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहें तो? बहुत ही बढ़िया आपने ये बताया। और दूसरी बात ये है कि जो बताएं कि जो केयर टेकर, तो केयर टेकर और जो व्यूवर्स, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक रहा, और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।